नमस्कार प्यारे साथियों, देखिए इस वीडियो में हम प्री बीएड यानी कि पीटीटी एग्ज़ाम के लिए इंडियन जीके के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। और देखिए इस वीडियो में भारतीय संविधान यानी कि इंडियन पॉलिटी के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं जो अपने लक्ष्य बुक में दे रखे हैं, मनु प्रकाशन की जो लक्ष्य बुक आती है उसमें जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न दे रखे हैं वो सारे इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आपके प्री बीएड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है। और देखिए इससे पहले हमने इंडियन हिस्ट्री यानी कि भारत के इतिहास के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे अपने लक्ष्य बुक में से वो सारे के सारे देख लिए हैं। और देखिए लगभग 500 से अधिक प्रश्न अपने इंडियन हिस्ट्री के हमने देखे थे, तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है इस वीडियो के, वहाँ पर क्लिक करके आप 500 से अधिक प्रश्न मात्र आप 1 घंटे और 45 मिनट समथिंग है क्लास, वो जाकर आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो देखेंगे। ये सभी मैंने लक्ष्य बुक में से लिए हैं। और देखिए इसके अलावा आपके पास जो भी बुक है उसको आप ढंग से पढ़िए। केवल एक ही बुक पढ़नी है आपको और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो देखने हैं। केवल एक ही बुक का आप अच्छे से अध्ययन कर लीजिए तो आपका काम चल जाएगा, अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे आपके पीटीटी एग्ज़ाम में। और देखिए लक्ष्य बुक अगर आप घर बैठे मंगवाना चाहते हैं मनु प्रकाशन की, तो उसका लिंक मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, अमेजन लिंक दे रखा है, वहाँ पर आप ऑनलाइन ऑर्डर करके भी मंगा सकते हैं। और देखिए दूसरे बुक भी अगर आपके पास हैं तो वो ही पढ़िए आप, ये बुक मंगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये अगर आप मंगाना चाहते हैं तो आपकी सुविधा के लिए मैंने ये लिंक दे दिया है, तो आप ऑनलाइन ऑर्डर करके भी मंगा सकते हैं। तो देखिए अगर पहला प्रश्न देखें, क्या कह रहा है पहला प्रश्न अपने, कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था। तो देखिए कैबिनेट मिशन भारत किस लिए भेजा गया था, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए हम सीधा क्वेश्चन देख रहे हैं और इसका आंसर देखेंगे। अगर ऑप्शन आप ढंग से पढ़ना चाहते हो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, आपका समय खराब नहीं हो इसके लिए मैं सीधा आंसर बता रहा हूँ क्वेश्चन पढ़ने के बाद। तो देखिए कैबिनेट मिशन भारत अपने सत्ता हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने हेतु भेजा गया था। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, सत्ता हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने हेतु भेजा गया था। और देखिए कैबिनेट मिशन भारत कब आया था ये आप सभी को कमेंट करके बताना है, काफ़ी बार एग्जाम पूछा गया है, तो आपका ये एक तरह से कह लीजिए होमवर्क है, आपको कमेंट करके बताना है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, ये आप सभी को कमेंट करना है अभी। अगला प्रश्न है 1919 के भारत सरकार अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या है, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए 1919 के भारत सरकार अधिनियम की मुख्य विशेषता अगर पूछी जाए तो प्रांतों में द्वैध शासन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है, प्रांतों में द्वैध शासन। अगला प्रश्न है 1935 का भारत सरकार अधिनियम क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। इसमें जो अधिकांश जो प्रावधान थे अपने भारतीय संविधान में अपना लिए गए। तो ये 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम है ये भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत कहलाता है। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की रचना करने का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। तो देखिए संविधान सभा की रचना करने का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था आपने, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए स्वराज्य दल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है, स्वराज दल। और देखिए भारतीय संविधान का निर्माता या फिर शिल्पकार किसे कहते हैं, अपने भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता या फिर शिल्पकार कहा जाता है। अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी। तो देखिए 389 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, 389 हो जाएगा एकदम सही आंसर। और आप कमेंट करके बताइए कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अधिकांश प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए भारतीय संविधान के जो अधिकांश प्रावधान थे अपने भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका एकदम से सही आंसर। आप साथ साथ भी कमेंट करते हुए चल सकते हैं। और देखिए अधिकांश प्रश्न पिछले एग्जामों में पूछे गए प्रश्न हैं, तो आप ये ध्यानपूर्वक देखिए। और किसी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हो सकता है जल्दी जल्दी बोलने में कुछ डाउट रह जाए। भारतीय संवैधानिक इतिहास के क्रम में सर्वप्रथम पारित किया गया अधिनियम कौन सा था। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, भारतीय संवैधानिक इतिहास में सबसे पहले पारित किया गया अधिनियम कौन सा था अपने रेगुलेटिंग एक्ट। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, रेगुलेटिंग एक्ट अपने 1773-74 में आया था। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर 1773। अगला प्रश्न है
भारत की विभिन्न देशी रियासतों के एकीकरण का प्रावधान किस बड़े अधिनियम में किया गया था? तो देखिए, भारत की विभिन्न देशी रियासतों के एकीकरण का प्रावधान अपने भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया था, ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? संविधान सभा का अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो देखिए, अस्थायी अध्यक्ष पूछ रहा है यहाँ पर। ऐसे अगर ऐसा नहीं पूछा हो अस्थायी और अस्थायी, तो सीधे अपना आंसर क्या करना है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करना है। लेकिन अगर पूछ ले संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा अस्थायी अध्यक्ष, और बाद में राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। अगला प्रश्न है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष अपने कौन थे? भीमराव अंबेडकर हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन 1 भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत का मनु किसे कहा गया है? तो देखिए, आधुनिक भारत का मनु अपने भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, आधुनिक भारत का मनु भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो देखिए, संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन अगर पूछा जाए तो अपने 29 अगस्त 1947 के दिन किया गया था अपने, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, 29 अगस्त 1947। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किस तारीख को प्रस्तुत किया गया था? तो देखिए, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव अपने क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो ये 1946 में प्रस्तुत किया गया था, और इसकी डेट भी पूछी जाए तो 13 दिसंबर 1946 को ये प्रस्तुत किया गया था, तो 13 दिसंबर 1946 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो देखिए, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव अगर पूछा जाए तो ये अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका एकदम सही आंसर, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान निर्मात्री सभा को पूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न संस्था घोषित किया गया था? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए, किस अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान निर्मात्री सभा को पूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न संस्था घोषित किया गया था? तो देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे निर्वाचित किए गए थे? तो देखिए, अस्थायी अध्यक्ष जैसे हमने अभी बात की है, तो अस्थायी अध्यक्ष अपने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको किया गया था निर्वाचित, और देखिए इनको इनकी उम्र के लिहाज से बड़े होने के कारण अपने इनको अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया था आपने, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, संविधान निर्मात्री सभा के संवैधानिक परामर्शदाता कौन थे? तो देखिए, संविधान निर्मात्री सभा के संवैधानिक परामर्शदाता अगर पूछा जाए तो देखिए, ये भीमराव अंबेडकर, काफ़ी सारे इसमें आंसर करके आ जाएंगे, लेकिन देखिए इसका आंसर क्या होगा अपने BN राव होगा, BN राव। दोनों नाम एकदम से सिमिलर हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। संविधान निर्मात्री सभा के संवैधानिक परामर्शदाता अगर पूछा जाए तो अपने BN राव हैं, और अपने प्रारूप समिति के अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो भीमराव अंबेडकर है, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा अपने BN राव हो जाएगा, ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे? तो देखिए, ये प्रश्न तो काफ़ी बार पूछा जाता है, अस्थायी अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष, तो आप ध्यान रखें राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, अस्थायी अध्यक्ष। भारतीय संविधान क्या है अपने? तो देखिए, भारतीय संविधान लचीला भी है और कठोर भी है, यानी कि कठोर और लचीला दोनों का सामंजस्य है, तो देखिए ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, कठोर और लचीला दोनों का सामंजस्य है भारतीय संविधान। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो देखिए, संशोधन करने की प्रक्रिया का वर्णन अपने अनुच्छेद किस में है? 368 में है, 368, ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, आर्टिकल 368। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की विशेषता कौन सी नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा है, नहीं कौन सी है? तो देखिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य, समाजवादी राज्य, शक्ति पृथक्करण, कठोर व लचीलेपन का समन्वय। तो देखिए, धर्मनिरपेक्ष अपने बिल्कुल हैं, समाजवादी भी हैं, कठोर और लचीला संविधान भी है, लेकिन देखिए शक्ति पृथक्करण नहीं है ये अपने, ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये अपने भारतीय संविधान की
विशेषता नहीं है। ऑप्शन 3, भारत एक गणराज्य है क्योंकि, तो देखिए भारत को गणराज्य क्यों कहा जाता है, तो देखिए सीधा इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने, राज्य प्रमुख का चुनाव जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। यानी कि राज्य प्रमुख या फिर राष्ट्र प्रमुख अपने कौन होता है, राज्य का प्रमुख अपने कौन है, ये है अपने राज्यपाल। आप ध्यान रखना, प्रमुख अगर पूछा जाए तो अपने राज्यपाल होगा, राज्य का प्रमुख, मुख्यमंत्री नहीं होगा। राज्य प्रमुख का चुनाव क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो ऑप्शन 3 है इसका करेक्ट आंसर। और राष्ट्र प्रमुख कौन है अपने, ये हैं अपने कौन, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की एक विशेषता क्या है अपने, क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो देखिए भारतीय संविधान की एक विशेषता क्या है, संसद की प्रभुसत्ता। तो देखिए संसद की प्रभुसत्ता नहीं होती है, प्रभुसत्ता किसकी होती है, जनता की होती है। संसद तो जनता के द्वारा जो अपने जो सांसद होते हैं या फिर संसद के जो सदस्य होते हैं उनको भेजा जाता है संसद में, और वो कानून का निर्माण का काम करते हैं। और देखिए ये गलत हो जाएगा, लचीला केवल लचीला नहीं है, कठोर और लचीला दोनों हैं अपने। शक्ति पृथक्करण भी नहीं है अपने, एकल नागरिकता है अपने, एकल नागरिकता हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान की विशेषता क्या है अपने, एकल नागरिकता है। जैसे अगर देखें अमेरिका में, तो अमेरिका में क्या है अपने, दोहरी नागरिकता है। यानी कि एक तो अपने राज्य की नागरिकता अलग है, उन्हें स्टेट की नागरिकता, और अपने देश की नागरिकता अलग है। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी नागरिकता नहीं है, अपने एकल नागरिकता है। हम सभी किसी भी राज्य के निवासी हो, हमारी नागरिकता क्या है अपने, भारतीय हैं, हम भारतीय हैं। तो ऑप्शन 4 है इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान किस पर बल देता है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो देखिए भारतीय संविधान संसदीय सर्वोच्चता बिल्कुल बल देता है, न्यायिक सर्वोच्चता ये भी है। तो देखिए अपने ऑप्शन 3 हो जाएगा एकदम अच्छा आंसर, सबसे अच्छा आंसर। संसदीय सर्वोच्चता व न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, इन दोनों में समन्वय इसको बल देता है। संसद तो क्या होता है अपने, कानून का निर्माण करती है, और न्यायालय क्या होता है अपने, उन कानून की समीक्षा करती है। यानी कि संविधान के अनुसार कानून बनाए गए हैं या नहीं बनाए गए हैं, ये अधिकार किसको है, अपने न्यायालय को है। तो दोनों में समन्वय का परिणाम है अपने संसद। भारतीय संविधान इस पर बल देता है। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो देखिए संविधान निर्मात्री सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपने भारतीय संविधान का निर्माण किया है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में, तो देखिए अपने एकल संक्रमणीय मत व्यवस्था इसका प्रयोग किया जाता है, एकल संक्रमणीय मत व्यवस्था। और देखिए क्या क्या होती है, अगर आप जानना चाहें तो देखिए थोड़ा सा आप देख लीजिए। जैसे अगर मान लीजिए राष्ट्रपति के चुनाव में 4 उम्मीदवार है, 4 उम्मीदवार, तो देखिए हम जब विधायक या सांसद या सरपंच का वोट देने जाते हैं तो सीधा क्या करते हैं, चारों में से जो पसंद आ रहा है उसको वोट दे देते हैं। लेकिन एकल संक्रमणीय मत प्रणाली में क्या होता है अपने, तो चारों उम्मीदवार में वरीयता देनी पड़ती है कि सबसे पहले आप सांसद या विधायक हैं, आपको मत देने का अधिकार है राष्ट्रपति चुनाव में। तो चारों उम्मीदवार हैं, इन चारों में आपको पसंद कौन आ रहा है, तो पहले नंबर पर ये वरीयता है, दूसरे नंबर पर आपको ये पसंद है, तीसरे पर ये पसंद है, चौथे पर आपको ये पसंद है, आपको ऐसे वरीयता देनी पड़ती है। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। एकल संक्रमणीय मत व्यवस्था पर आधारित है अपने राष्ट्रपति चुनाव। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है, तो देखिए महाभियोग अपने क्या हो जाएगा इसका आंसर, संविधान का अतिक्रमण यानी कि उल्लंघन, संविधान का अतिक्रमण करने पर अपने राष्ट्रपति के विरुद्ध महाअभियोग लाया जा सकता है, लगाया जा सकता है। ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो देखिए उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति। ऑप्शन 4। राज्यसभा का सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देगा, तो देखिए उपराष्ट्रपति तो अपने राष्ट्रपति को देंगे और राष्ट्रपति अपने उपराष्ट्रपति को देंगे। और देखिए उपराष्ट्रपति कौन होते हैं, अपने राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है या सभापति होता है वही उपराष्ट्रपति होते हैं। तो देखिए वर्तमान में राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है, आप सभी को पता होगा अपने कौन है, आप ये कमेंट करके बताइए। अपने झुंझुनू के कीठाणे से उनका संबंध है, आपने उनका नाम पढ़ा होगा, अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। और वो कौन है, अपने उपराष्ट्रपति हैं, क्योंकि राज्यसभा के सभापति हैं। तो आप ध्यान रखें ये पदेन सभापति होते हैं, उपराष्ट्रपति जो होते हैं। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए सीधा मैं आपको नाम बता देता हूँ, आप कन्फ्यूज हो जाएंगे बहुत सारे। जगदीप धनखड़
उपराष्ट्रपति अपने वर्तमान में, जो अपने राजस्थान के झुंझुनू जिले से संबंधित हैं। और देखिए ये अभी पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रह चुके हैं अपने जगदीप धनखड़, और अपने झुंझुनू के किठाणा गांव से संबंधित हैं। यदि राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने तक नए राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न नहीं हो पाता तो क्या करेंगे? तो देखिए राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने तक अगर नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो पाता तो क्या करेंगे? राष्ट्रपति नए राष्ट्रपति के पद ग्रहण करने तक पद पर बना रहेगा। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, लोकसभा, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो देखिए लोकसभा, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है अपने? 5 वर्ष होता है। ऑप्शन 1। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करने की अनुमति कौन देता है? तो देखिए धन विधेयक अपने इसकी अनुमति कौन देता है? अनुमति तो अपने कौन देता है? राष्ट्रपति देता है। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर। और देखिए कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, तो देखिए वित्त विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है? अपने लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो करता है। और इसकी अनुमति कौन देता है धन विधेयक की अपने प्रस्तुत करने की? राष्ट्रपति देता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का कार्य किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है अपने? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का काम अपने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की राज्यपाल द्वारा रिपोर्ट भेजने पर उस राज्य में राष्ट्रपति क्या करते हैं अपने? राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं अनुच्छेद 356 के तहत। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 356 के तहत अगर किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है तो राज्यपाल रिपोर्ट भेजेंगे राष्ट्रपति को, और केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश के आधार पर अपने 356 के अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल यानी कि इमरजेंसी निम्न में से कब लागू किया गया था? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए इंदिरा गांधी इनकी सरकार के समय अपने 26 जून 1975 के दिन ये अपने आपातकाल लागू किया गया था अनुच्छेद 352 के तहत। ऑप्शन 2। अनुच्छेद 356 के तहत इमरजेंसी लगाई जाती हैं, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए अनुच्छेद 356 के तहत इमरजेंसी अपने उप राज्य में, उस राज्य में जिसमें संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो, उपराज्य नहीं है, उस राज्य में जिसमें संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो, ये अपने अनुच्छेद 356 के तहत इमरजेंसी लगाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति कितनी बार बन सकता है अपने? तो देखिए ऐसा कोई संविधान में प्रावधान नहीं है कि एक बार ही बने, 2 बार ही बने। जैसे अपने अमेरिका में अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति बना जा सकता है, अधिकतम 2 बार। जैसे अपने बराक ओबामा 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं, तो अब तीसरी बार राष्ट्रपति नहीं बन सकते। तो देखिए भारत में ऐसा कोई कुछ नहीं है, कितनी ही बार पुनर्निर्वाचित हो सकता है अपने राष्ट्रपति, कितनी ही बार बना जा सकता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने के कितने दिन के अंदर संसद द्वारा अनुमोदन होना आवश्यक है, अन्यथा वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने के बाद अपने 1 माह के अंदर अंदर संसद के द्वारा अनुमोदन होना आवश्यक है, अन्यथा यह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन 1। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति अपने राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए ये भी अपने राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन आहूत करता है? तो देखिए संसद के संयुक्त अधिवेशन को आहूत करने का अधिकार किसके पास है अपने? ऑप्शन 1 राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति के पास। और अपने विधानसभा के संयुक्त अधिवेशन को आहूत कौन करता है अपने? ये अपने राज्यपाल करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए अपने ये लोकसभा सदस्य ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। विधानसभा सदस्य यानी कि विधायक ले सकते हैं, राज्यसभा सदस्य ले सकते हैं, लेकिन देखिए विधान परिषद सदस्य ये अपने नहीं ले सकते हैं। अगर किसी राज्य में द्विविधान मंडल हैं, जैसे विधानसभा भी हैं और विधान परिषद भी हैं, जैसे अपने भारत में राज्यसभा और लोकसभा हैं, उसी प्रकार किसी किसी राज्य में जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, तेलंगाना हो गया, यहाँ पर क्या है विधान परिषद भी हैं और विधानसभा भी हैं। तो ये देखिए विधान परिषद के सदस्य अपने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। बाकी
लोकसभा राज्यसभा के सदस्य ले सकते हैं, विधानसभा सदस्य ले सकते हैं, लेकिन विधान परिषद के सदस्य नहीं लेंगे। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है अपने, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये अपने राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न है, यदि लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत है, बहुमत प्राप्त नहीं हो तो राष्ट्रपति को सबसे पहले किसको प्रधानमंत्री बनने का अवसर देना चाहिए? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? जैसे मान लीजिए कुल 100 सीटें हैं, तो बहुमत के लिए कितनी सीटें चाहिए? आधी से एक ज़्यादा, यानी कि 51 सीटें अगर आपके आ जाएगी आपके दल के, तो आपका प्रधानमंत्री बन जाएगा। तो देखिए किसी भी दल के अगर 51 सीटें नहीं आई हैं, मान लीजिए 3 दल हैं, किसी के 25 सीटें आई हैं, किसी के 30 सीटें आई हैं, तो देखिए सबसे अधिक सीटें जिस दल की आई है तो वो क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा दल हो जाएगा। तो सदन के सबसे बड़े दल का नेता को अवसर देना चाहिए सबसे पहले। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त हैं जबकि राज्यपाल को प्राप्त नहीं है? तो देखिए आपातकालीन, सैनिक, राजनयिक या फिर उपयुक्त तीनों। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए आपातकालीन शक्ति राज्यपाल को प्राप्त नहीं है, राष्ट्रपति को है। सैनिक शक्ति भी नहीं है, राजनयिक भी नहीं है अपने। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चारों शक्तियां राज्यपाल को प्राप्त नहीं है लेकिन राष्ट्रपति को प्राप्त हैं, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति अपनी निषेधाधिकार शक्ति का प्रयोग कर सकता है? तो देखिए भारत का राष्ट्रपति अपने निषेधाधिकार शक्ति का प्रयोग वित्त विधेयक के लिए नहीं कर सकता। वित्त विधेयक के लिए निषेध मतलब मना नहीं कर सकता। केवल निजी सदस्यों के विधेयक के लिए ये भी गलत है। केवल साधारण विधेयक हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। निषेधाधिकार अपने केवल साधारण विधेयक के लिए ये शक्ति प्राप्त है अपने राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है, भारत में मृत्युदंड प्राप्त अपराधी को क्षमादान करने का अधिकार किसके प्राप्त है, किसके पास है अपने? तो देखिए क्षमादान का अधिकार केवल और केवल राष्ट्रपति के पास है। तो आप ध्यान रखें ऑप्शन 1 है इसका करेक्ट आंसर, राष्ट्रपति के पास। मृत्युदंड अगर किसी के प्राप्त हो गया है, अगर अदालत ने सजा सुना दी है, तो क्षमादान इसका मृत्युदंड का राष्ट्रपति कर सकता है। अगला प्रश्न है, 44वें संविधान संशोधन के अनुसार भारत का राष्ट्रपति आपातकालीन प्रावधानों का प्रयोग किसकी सलाह से करेगा? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 44वें संविधान संशोधन के अनुसार आपातकालीन प्रावधानों का प्रयोग अपने केंद्रीय मंत्रिमंडल के सलाह के अनुसार करेगा राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति निम्न में से किस विधेयक पर स्वीकृति देने से इनकार नहीं कर सकता? तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? संविधान संशोधन विधेयक पर स्वीकृति देने से इनकार कर सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। साधारण विधेयक पर भी कर सकता है, लेकिन धन विधेयक पर अपने राष्ट्रपति इनकार नहीं कर सकता। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहे होंगे और आपको वीडियो ये 2 से 3 बार देखना है। यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये ध्यानपूर्वक देखना है। और पिछले वीडियो भी अगर आपने नहीं देखे तो इंडिया जीके के मैंने काफ़ी सारे प्रश्न आपको करवा रखे हैं। जैसे अगर पिछले वीडियो की अगर बात करें तो इंडियन हिस्ट्री का 500 से अधिक प्रश्न मैंने आपको कवर कराया था, और विभिन्न टॉपिक जहाँ जैसे प्रश्न पीटीटी में पूछे जाते हैं उन सभी टॉपिक को लगभग 34 टॉपिक मैंने आपको कवर कराए हैं, तो वो सभी जाकर आप देख सकते हैं। जैसे बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, विभिन्न देशों की राजधानियाँ हो गई, विभिन्न राज्यों की राजधानियाँ हो गई, तो ये भी प्रश्न काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो गया, तो वो सभी आपको ज़रूर देखने चाहिए। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी इस चैनल पर। और देखिए लगभग हमने 1500 प्रश्न इंडियन जीके के देख लिए हैं पूरे। 3 वीडियो में 500 प्रश्न करके इंडियन जीके के प्रश्न देखे हैं, तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति निम्न में से किस विधेयक पर स्वीकृति देने से इनकार नहीं कर सकता? तो देखिए संविधान संशोधन विधेयक पर इनकार कर सकता है, साधारण विधेयक पर भी कर सकता है, धन विधेयक पर इनकार नहीं कर सकता। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, धन विधेयक पर इनकार नहीं कर सकता। अगला प्रश्न है, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति को नियति से पूर्व निर्धारित मिलन की संज्ञा किसने दी है? तो देखिए नियति से पूर्व निर्धारित मिलन अपने ये संज्ञा दी है जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति को। अगला प्रश्न है, संसदीय प्रणाली की सरकार में निम्न में से कौन वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करता है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग अपने कौन करता है? मंत्रिमंडल करता है, मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति क्या है अपने नाम मात्र की कार्यपालिका है, और वास्तविक कार्यपालिका अपने प्रधानमंत्री हो गया, उनके मंत्रिमंडल पूरा हो गया।
ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए मंत्रिपरिषद की अगर बात करें तो ये किसके प्रति उत्तरदायी है? ये अपने संसद के निम्न सदन यानी कि लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती हैं, लोकसभा के प्रति। और देखिए व्यक्तिगत रूप से मंत्री अपने राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो देखिए लोकसभा को अपने निम्न सदन कहा जाता है और लोकप्रिय सदन कहा जाता है, और राज्यसभा को अपने उच्च सदन कहा जाता है, एक तरह से वरिष्ठों का सदन कहा जाता है, और अपने कम लोकप्रिय सदन कहा जाता है। लोकसभा अपने लोकप्रिय सदन है और निम्न सदन है ये, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, राज्य या केंद्रीय मंत्रिपरिषद अपने पद पर कार्यशील रह सकती है जब तक कि, क्या हो जाएगा इसका आंसर? उसे लोकसभा या विधानसभा में विश्वास प्राप्त हो। तो देखिए केवल उस समय तक ही अपने पद पर कार्यशील रह सकती हैं जब तक उसको विश्वास प्राप्त है। तो विश्वास मत अगर खोया तो उसको सभी को त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो देखिए लोकसभा और विधानसभा अपने ये हो जाएगा ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर। मंत्रिपरिषद सामूहिक उत्तरदायित्व का आशय क्या है? तो देखिए मंत्रिपरिषद सामूहिक उत्तरदायी का आशय क्या हो जाएगा? तो देखिए एक मंत्री के विरुद्ध भी अगर लोकसभा में अविश्वास मत पारित हो जाए तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होगा। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगर एक मंत्री के खिलाफ भी अगर लोकसभा में अविश्वास मत पारित हो जाए तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होता है। अगला प्रश्न है, मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट में कौन होते हैं अपने? तो देखिए कैबिनेट में केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री और उप मंत्री नहीं होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं केवल। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, 27 मई 1964 को पंडित नेहरू के निधन के बाद प्रधानमंत्री का पद निम्न में से किसने ग्रहण किया था? तो देखिए पंडित नेहरू का निधन कब हुआ था अपने? 27 मई 1964 को, और इसके बाद अपने गुलजारी लाल नंदा ये बने थे प्रधानमंत्री। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं अपने? तो देखिए भारत के प्रधानमंत्री अपने नियुक्त होते हैं किसके द्वारा? राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। पहली अंतरिम सरकार 24 अगस्त 1946 को घोषित की गई थी, निम्नलिखित में से कौन उसमें सम्मिलित नहीं था? तो देखिए 24 अगस्त 1946 को घोषित की गई थी पहली अंतरिम सरकार। इसमें AB अलेक्जेंडर ये सम्मिलित नहीं था, बाकी C राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, शफात अहमद खां ये तीनों थे। ये अपने ऑप्शन फर्स्ट AB अलेक्जेंडर नहीं था। अगला प्रश्न है, अटल बिहारी वाजपेयी कितनी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं? तो देखिए 3 बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? कोई भी व्यक्ति जिसे राष्ट्रपति के विचार में लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो उसको अपने प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शन भी आप ढंग से वीडियो पॉज करके देख लीजिए और अच्छे से विचार करके कमेंट करके बताइए सभी का आंसर। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 में गठित अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो अंतरिम सरकार बनी थी 1946 में, इसके प्रधानमंत्री अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। ऑप्शन 3 एकदम सही आंसर है। प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति हेतु व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए कम से कम? तो देखिए कम से कम क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए आप भी इसका आंसर कमेंट करके बताइए जल्दी से, फटाफट से इसका आंसर कमेंट कीजिए आप सभी। तो देखिए प्रधानमंत्री बनने की कम से कम उम्र कितनी है? तो देखिए ये जो क्या है अपने 25 वर्ष हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। प्रधानमंत्री बनने हेतु कोई निश्चित आयु निर्धारित नहीं है, लेकिन जो अपने संसद का सदस्य बनने यानी कि लोकसभा सदस्य सांसद बनने की जो योग्यता निर्धारित है वही होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष की कम से कम आयु होनी चाहिए। तो देखिए कम से कम 25 वर्ष की आयु का जो व्यक्ति है, 25 वर्ष अगर आपकी उम्र है और आपने अगर लोकसभा की सदस्यता ग्रहण कर दी यानी कि सांसद बन गए अगर आप, तो आप चाहे अगर आपके पास बहुमत है तो आप भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? तो देखिए भारत में प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है अपने? लोकसभा में बहुमत प्राप्त रहने तक राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है अपने। देखिए सामान्य तौर पर अगर देखा जाए तो 5 वर्ष होता है, लेकिन
लोकसभा में अगर बहुमत प्राप्त नहीं है, अगर बीच में अगर बहुमत नहीं मिला, अगर आपको बहुमत साबित नहीं कर पाया आप, तो आपको प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। तो देखिए लोकसभा में बहुमत प्राप्त रहने तक राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक अवधि तक भारत के प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले नेता कौन है? तो देखिए सबसे लंबी अवधि तक अपने क्या हो जाएगा इसका आंसर? श्री जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा इसका सही आंसर, श्री जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री अपने पद एवं गोपनीयता की शपथ किसके समक्ष लेता है? तो देखिए प्रधानमंत्री अपने पद और गोपनीयता की शपथ अपने राष्ट्रपति के समक्ष लेता है। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, राष्ट्रपति के समक्ष अपने पद और गोपनीयता की शपथ लेता है। अगला प्रश्न है, दो राज्यों के बीच किसी विवाद का निर्णय करने का अधिकार किससे संबंधित अपने क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए दो राज्यों के बीच अगर किसी विवाद का निर्णय है तो अपने सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल अपने 65 वर्ष की आयु होने तक होता है। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, 65 वर्ष की आयु होने तक। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति अपने राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, राष्ट्रपति के द्वारा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जा सकता है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन संसद द्वारा पारित महाभियोग प्रस्ताव के आधार पर हटाया जाता है। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको अपने राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है और संसद द्वारा एक महाभियोग प्रस्ताव पारित किया जाता है। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल होता है। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते प्रभारित होते हैं, क्या हो जाएगा इसका आंसर? संबंधित राज्य की संचित निधि पर। तो देखिए उच्च न्यायालय के जो भी अपने वेतन भत्ते हैं, अगर मान लीजिए राजस्थान का उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है तो इसके वेतन भत्ते अपने राजस्थान की संचित निधि से अपने दिए जाएंगे। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। लेकिन देखिए पेंशन अगर पूछा जाए, पेंशन उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी पेंशन अपने केंद्र की संचित निधि से दी जाती है और अपने जो वेतन भत्ते हैं इसके संबंधित राज्य की संचित निधि से दी जाते हैं, जिस भी राज्य में वो कार्यरत है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य समूहों का कोई एक ही उच्च न्यायालय है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए ये अपने उक्त सभी का हो जाएगा करेक्ट आंसर। पंजाब और हरियाणा का एक ही उच्च न्यायालय है, असम, नागालैंड, मणिपुर इनका भी एक ही है, मेघालय, मिजोरम व त्रिपुरा। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं अपने भारतीय संविधान की आत्मा? तो देखिए प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना की आधारशिला क्या है? तो देखिए भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना की आधारशिला क्या है अपने? उद्देश्य प्रस्ताव है। ऑप्शन 2 है इसका करेक्ट आंसर, उद्देश्य प्रस्ताव। अगला प्रश्न है, संसद संविधान के अध्याय 3 यानी कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में ऐसा निर्णय दिया था? तो देखिए संसद संविधान के अध्याय 3 यानी कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती, ये उच्चतम न्यायालय के जो एक गोलकनाथ केस हुआ था 1967 में, इसमें यह निर्णय दिया था। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए एक प्रश्न कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वही मैं इसमें करवा रहा हूँ आपको, तो ये आपको ये ध्यानपूर्वक देखने हैं। और वीडियो अच्छा लगा है आपको वीडियो लाइक ज़रूर करना है और कमेंट करके अगर कोई डाउट है आपको तो वो ज़रूर बताना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। अगला प्रश्न है, संपत्ति के मूल अधिकार को अध्याय 3 से पृथक करने वाला संशोधन कौन सा है? तो देखिए संपत्ति के मूल अधिकार को अध्याय 3 से संशोधन करने वाला अपने हैं 54वां संशोधन, 44वां 44वां संशोधन। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, 44वां संशोधन। मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कौन से संविधान संशोधन के तहत की गई? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो 61वां संविधान संशोधन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 61वां संविधान संशोधन
देखिए इससे पहले अपने 21 वर्ष मताधिकार की आयु थी, उसके बाद अपने 18 वर्ष कर दी गई। ऑप्शन 3 हो जाएगा सही आंसर। भारतीय संविधान में नीति निदेशक तत्व ग्रहण किए गए हैं, कहाँ से लिए गए हैं अपने नीति निदेशक तत्व? तो देखिए अपने आयरलैंड के संविधान से नीति निदेशक तत्व लिए गए हैं। और देखिए अगर पूछा जाए कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं अपने मौलिक कर्तव्य, तो ये अपने कहाँ से लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य अपने रूस के संविधान से लिए गए हैं, और मूल अधिकार अपने ये लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से। तो यहाँ पर नीति निदेशक तत्व पूछा जाए तो आयरलैंड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए संविधान में भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार कितने थे? क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए 26 जनवरी 1950 को अपने 7 मौलिक अधिकार थे, 7। लेकिन बाद में अगर बात करें तो 44वें संविधान संशोधन, इसमें संशोधन करके अपने संपत्ति का जो अधिकार था उसको हटा दिया गया है। तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, लेकिन मूल संविधान जब लागू हुआ था उसमें 7 मौलिक अधिकार थे। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। किस आयोग का आधार भारतीय संविधान नहीं है? तो देखिए किस आयोग का आधार भारतीय संविधान नहीं है अपने? वित्त आयोग है, चुनाव आयोग इसका भी वर्णन है संविधान में, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी और आरपीएससी जो अपने राज्य लोक सेवा आयोग हैं उनका भी वर्णन है, लेकिन योजना आयोग हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसका आधार अपने भारतीय संविधान नहीं है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में जोड़े गए मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो देखिए मूल कर्तव्य अपने मूल संविधान में नहीं थे, ये बाद में संविधान संशोधन करके जोड़े थे। जैसे अपने मूल अधिकार तो अपने मूल संविधान में 7 थे, लेकिन मूल कर्तव्य नहीं थे, ये बाद में जोड़े गए 1976 में। तो 10 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए हैं। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है संसद संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती, इस धारणा का प्रतिपादन भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में किया था? तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य। इसमें क्या कहा था आपने सुप्रीम कोर्ट ने कि संसद संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य। अगला प्रश्न है किस देश का अनुसरण करते हुए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? तो देखिए मौलिक अधिकार अपने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, यानी कि यूएसए से लिए गए हैं। तो आप ध्यान रखिए ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए आयरलैंड से हमने भी देखा है, नीति निदेशक तत्व अगर आ जाए तो आयरलैंड से लिए गए हैं। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो देखिए वर्तमान में हमने भी बात की है 6 मौलिक अधिकार हैं। संपत्ति का अधिकार अपने 44वें संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया है। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे और वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो देखिए संपत्ति का अधिकार नहीं है। संपत्ति का हमने इस वीडियो में 2-3 बार बात कर ली है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, समानता का भी अधिकार है, लेकिन संपत्ति का अधिकार नहीं है। ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है संविधान के मूल अधिकारों संबंधित भाग को सर्वाधिक विवादास्पद व आलोचित किसने कहा था? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए संविधान के मूल अधिकारों संबंधित भाग को सर्वाधिक विवादास्पद और आलोचित ये अपने भीमराव अंबेडकर ने कहा था। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। वर्तमान में अनुच्छेद 19 द्वारा नागरिकों को कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं? तो देखिए कितनी प्रकार की अधिकार व स्वतंत्रताएं अपने? तो अपने 6 प्रकार की हो जाएगी। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। ये अनुच्छेद 19 के तहत है अधिकार। समान कार्य के लिए समान वेतन अपने, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये अपने संविधान के अधीन एक मूल अधिकार नहीं है। बिल्कुल सही बात है। समान कार्य के लिए समान वेतन अपने ये मूल अधिकार नहीं है। शीघ्र ही मूल अधिकार बना दिया जाएगा, ये तो गलत है। संविधान के अधीन एक मूल अधिकार है, ये भी गलत है। उपयुक्त तीनों में से कोई नहीं। तो देखिए समान कार्य के लिए समान वेतन ये अपने मूल अधिकार नहीं है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी निचली अदालत में चल रहा कार्रवाई के कागज़ को अपने पास मंगवाने हेतु जारी किया जाने वाला आदेश क्या है अपने? तो देखिए उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी निचली अदालत में अगर कोई कार्रवाई चल रही है तो उसके कागज़ अपने पास मंगवा सकता है उच्चतम न्यायालय या फिर सुप्रीम कोर्ट। तो उत्प्रेषण कहते हैं इसको। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, उत्प्रेषण। अगला प्रश्न है नागरिकों के मूल कर्तव्य का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? तो देखिए
नागरिकों के मूल कर्तव्य का अगर उल्लेख पूछा जाए तो भाग 4 क में किया गया है। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। भाग 4 क में भारत के नागरिकों को संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई है? तो देखिए, भारत के नागरिकों को संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता, ये अपने क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए, अनुच्छेद 19 ग में ये स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 19 सी या ग में ये स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है, भारत का कोई नागरिक मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर उसकी सुरक्षा हेतु क्या कर सकता है? तो देखिए, न्यायालय की शरण ले सकता है। मौलिक अधिकारों की अपना हनन हो रहा है तो हम न्यायालय में जाकर शरण ले सकते हैं। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रसंघ की स्थापना कब हुई है अपने? तो देखिए, राष्ट्रसंघ की स्थापना क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए, राष्ट्रसंघ के बारे में ये प्रश्न पूछा जाता है अपने 10 जनवरी 1920 को अपने राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ अगर पूछा जाए तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना अपने 24 अक्टूबर 1945 को हुई है और राष्ट्रसंघ की स्थापना अपने 10 जनवरी 1920 के दिन हुई है। 10 जनवरी 1920। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। और संयुक्त राष्ट्र संघ अपने 24 अक्टूबर 1945। अगला प्रश्न है, राष्ट्रसंघ की स्थापना का श्रेय निम्न में से किसको है? तो देखिए, राष्ट्रसंघ की स्थापना का श्रेय अपने वुडरो विल्सन इनको जाता है। वुडरो विल्सन को राष्ट्रसंघ की स्थापना का श्रेय जाता है। राष्ट्रसंघ का मुख्यालय कहाँ स्थित था? तो देखिए, राष्ट्रसंघ का मुख्यालय अपने क्या हो जाएगा इसका आंसर? जिनेवा में स्थित था। जिनेवा में। ऑप्शन इसका सही आंसर है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए, यूएनओ का मुख्यालय अपने कहाँ है? संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यूयॉर्क में स्थित है। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ को यह नाम किसने दिया है? तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ को यह नाम किसने दिया है अपने? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए, अपने रूजवेल्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। यूएनओ के आरंभिक सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के आरंभिक सदस्यों की संख्या कितनी थी अपने? इसका आंसर हो जाएगा 51 सदस्य संख्या थी अपने फर्स्ट में। अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने अंटार्कटिका चार्टर पर हस्ताक्षर कब किए थे? तो देखिए, अपने क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये हो जाएगा अपने 1941 में। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट और चर्चिल ने अपने 1941 में अटलांटिक चार्टर पर अपने हस्ताक्षर किए थे। 1941 में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। महासभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए, महासभा का मुख्यालय अपने ये भी न्यूयॉर्क में स्थित है। यूएनए का मुख्यालय, महासभा का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन है। सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के संबंधित अधिकतर मुख्यालय अपने कहाँ है? न्यूयॉर्क में। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर। सुरक्षा परिषद का अस्थायी देश निम्न में से कौन सा नहीं है? तो देखिए, अस्थायी देश कौन सा नहीं है? अपने 5 अस्थायी देश हैं। कौन कौन से? रूस है, रूस के अलावा फ्रांस, ब्रिटेन, चीन। तो देखिए, इसमें जर्मनी नहीं है। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जर्मनी अस्थायी देश नहीं है सुरक्षा परिषद का। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए, 9 वर्ष होता है अपने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है 9 वर्ष। देखिए, थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, थोड़ा सा दिखने में आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, तो इसका आप वीडियो का रेजोल्यूशन बढ़ा दीजिए, सही दिखेगा। थोड़ा ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो 9 वर्ष हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति अपने सुरक्षा परिषद और महासभा के द्वारा की जाती हैं। तो अ और ब दोनों हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये थोड़ा सा वर्ल्ड जीके का यूएनए का प्रश्न पूछा जाता है हर बार एग्जाम में, तो आप ध्यान रखें, यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि IFAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए, खाद्य और कृषि संगठन इसका मुख्यालय अगर पूछा जाए तो रोम में स्थित है। रोम में। तो स हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर, रोम में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए, यूनेस्को का मुख्यालय अपने लंदन में स्थित है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन यानी कि ILO जिसका मुख्यालय जिनेवा में है, इसकी स्थापना कब हुई है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संगठन, सबसे पहले तो आप ध्यान रखें इसका मुख्यालय कहाँ है? अपने जिनेवा में है। और इसकी स्थापना अगर पूछी जाए तो स्थापना इसकी 1919 में की गई है। तो ऑप्शन ब हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 1919 में इसकी स्थापना हुई है।
संयुक्त राष्ट्र की अधिकृत भाषाओं की संख्या कितनी है? तो देखिए ये कितनी है संयुक्त राष्ट्र की अधिकृत भाषाओं की संख्या? तो अपने 6 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण जिसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है, इसकी स्थापना कब की गई है अपने? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण इसका मुख्यालय अपने अगर पूछा जाए तो कहाँ है? वियना में है। और इसकी स्थापना अगर पूछी जाए तो 1957 में इसकी स्थापना की गई है। ऑप्शन ब हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 1957 में इसकी स्थापना की गई है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय कहाँ स्थित है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय अपने हेग नीदरलैंड में स्थित हैं। तो ऑप्शन स हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, हेग नीदरलैंड में। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत ने कब से भागीदारी प्रारंभ की? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत ने अपने शुरुआती समय में जब संयुक्त राष्ट्र संघ बना था 1945 में, तब से भारत इसका सदस्य है। तो यूएनए के गठन से इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन द इसका करेक्ट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव अगर पूछा जाए तो ट्रिगवेली इसके पहले महासचिव थे। तो ऑप्शन द हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन द इसका सही आंसर है। तो दोस्तों ये थे अपने इंडियन पॉलिटी और जो कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उनके महत्वपूर्ण प्रश्न अपने लक्ष्य बुक से मैंने आपको पूरा सॉल्व कराए हैं। तो देखिए एक ही वीडियो में आपके लक्ष्य के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सारे इसमें कवर हो गए हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और सभी क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं। ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको इनको ये ध्यानपूर्वक देखना है और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर से ज़रूर शेयर करना है और अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करना है। और देखिए अगले वीडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं लक्ष्य बुक के वो सारे कवर करेंगे इंडियन ज्योग्राफी के, तो वो भी आप ज़रूर से ज़रूर देखिए। और पिछले वीडियो भी आपने नहीं देखे हैं इंडियन हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न, तो उनकी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। और लक्ष्य बुक भी आप मंगवाना चाहें तो उसकी भी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।